Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel Learn with Sherry. Today we are going to start a series of different lectures in which we will be dealing with different subjects of the 7th semester for the graduation students. The syllabus approved by HEC would be dealt in this, and first of all हमारी जो सबसे पहली playlist होगी that would be of the stylistics. Okay, so without any further delay, let's get into the discussion about stylistics. And this is the first lecture about stylistics. And today, the main points we would be dealing with would be the definition. Okay. उसके बाद it would be the brief history. And then we would be moving into the orientation of stylistics. Okay, तो ये तीन हमारे मेन पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर के. ये आज के लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को डील करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स के स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली है क्या. Stylistics deals with the theories and the use of them to explore the language choices and the application of linguistics to text. यानी कि हमारी लैंग्वेज चॉइसेस और उन लैंग्वेज चॉइसेस के बाद हमारी जो लिंग्विस्टिक थीरीज हैं उनको उन लैंग्वेज चॉइसेस पे अप्लाई करना. ठीक है, यानी कि उन लिंग्विस्टिक थीरीज को हम जब टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो व्हाट वुड वी गेट वुड बी डेल्ट इन स्टाइलिस्टिक्स. तो बेसिकली अगर हम एटमोलॉजिकली देखें स्टाइलिस्टिक्स को तो दिस वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टाइल एंड एस्थेटिक्स. तो स्टाइल इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर में यूजुअली जब भी हम बात करते हैं लिटरेचर की, वी आर कंसर्न विद द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द ऑथर्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द राइटर्स, द रीडर्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो जब हम स्टाइलिस्टिक्स में स्टाइल की बात करते हैं तो इट वुड बी कमिंग फ्रॉम लिटरेचर एंड एस्थेटिक्स वुड बी कमिंग फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टाइलिस्टिक्स इज द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द स्टाइल, यानी कि द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ स्टाइल. ओके, अब यहाँ पे लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ओवरऑल स्टाइलिस्टिक्स बिकॉज लेटर ऑन बहुत सारे स्टाइलिस्टिशियंस थे जिन्होंने लिटरेचर को फोकस किया, मेनली लिटरेचर को फोकस किया. ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनी पॉइंट बिकॉज एवरीथिंग इज़ वे टू मच इम्पॉर्टेंट एंड अगर आप एक पॉइंट मिस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द अदर पॉइंट. ओके, तो अगर हम स्टाइलिस्टिक्स को इस सारी डेफिनेशन, इस सारी एटमोलॉजी के बाद अगर हम लेटर ऑन स्टाइलिस्टिक्स को एक फाइनल डेफिनेशन दें तो व्हाट वुड बी दैट. हम कह सकते हैं कि इट स्टडीज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. अगर हम स्टाइलिस्टिक्स को डिफाइन करें तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास कुछ नहीं हो सकता कि इट इज़ द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि द यूजेज ऑफ लैंग्वेज एज पर द सिचुएशन. हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड दैट वुड बी जस्टिफाइड एज अ सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. हम समटाइम्स फॉर्मल सिचुएशंस में होते हैं, वहाँ पे हम ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते जो हम अपने इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड हम समटाइम्स इनफॉर्मल सिचुएशन में लाइक वी आर स्टैंडिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड वी आर लाइक in an informal situation where we are not concerned with the formal rules and regulations of the language. वहाँ पे हम जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे that would be according to the situation. ठीक है, तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स इज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ, okay, with a particular reference to the literary language. As I said, stylistics में हम literary language को again and again deal करेंगे, यानी कि इसका बहुत important role और बहुत important concern है हमारे पास literary language का stylistics के साथ. Because basically अगर हम देखें तो हमने text को study करना है ना, ठीक है ना, तो text हमारे पास कहाँ होगा, literature में. ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ लिटरेचर? नो, बोथ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट.
इन दोनों को डील करेगी स्टाइलिस्टिक्स। बट अगर हम ये कहें कि हम मेन फोकस हमारा लिटरेचर पे होगा तो दैट वुड बी बिकॉज जब पोम्स लिखी जाती हैं या जब नॉवेल्स लिखे जाते हैं या जब कुछ भी ड्रामा या लिटरेरी पीस कोई भी डेवलप होता है तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हम राइटर का स्टाइल देखते हैं इन द लिटरेचर, because literature is something that defines the style of that era or that time period, you know. अगर हम रेनेसांस के किसी राइटर को लेते हैं तो we would be dealing with the style of that writer and that style came from the experiences or the society, ठीक है. रेनेसांस के राइटर का स्टाइल डिफरेंट होगा फ्रॉम द स्टाइल ऑफ द मॉडर्न राइटर. तो वो कैसे आया? सोसाइटी ने या टाइम ने शेप किया. तो बेसिकली अगर हम लिटरेचर को बेसिक फोकस करते हैं तो दैट वुड बी फोकसिंग ऑन द स्टाइल ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, मूविंग फर्दर हम कहते हैं कि इट इज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द लिटरेरी लैंग्वेज. We are particularly referring to the literary language and tries to establish the principles capable of accounting the particular choices made by the individuals or groups in their use of language. Okay. बेसिकली इसका ओवरऑल आइडिया जो है दैट इज़ द थिंग कि हम सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं बट आवर मेन फोकस इज़ अपॉन द लिटरेरी टेक्स्ट एंड वी ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट प्रिंसिपल्स. हम वो प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश करते हैं जिनकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक पर्सन ने एक सिचुएशन में वही लैंग्वेज क्यों यूज़ की. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम in a very bad mood, suppose मेरा mood बहुत ज़्यादा ख़राब है and a person comes in front of me and he's just like in a very chill mood and he just joked on me, ठीक है, उसने मुझे मेरे साथ मजाक किया and I got angry. I got way too much angry. Okay? अब यहाँ पे अगर हम मेरे जो स्टेटमेंट है या जो भी मैंने बात की उसके स्टाइल को अगर हम एग्जामिन करें तो दैट वुड बी like you know accounting the particular choices made by me in the use of language. ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सिचुएशन थी सामने वाले पर्सन की सिचुएशन मुझसे टोटली डिफरेंट थी बिकॉज आई वॉज इन अ बैड मूड एंड दैट पर्सन वॉज इन अ वे टू गुड मूड. तो जब वो गुड मूड में आके अपने मूड के अकॉर्डिंगली मेरे साथ मजाक करता है, अगर उसका भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किया जाए तो दैट वुड ऑल्सो बी रेफरिंग टू लाइक यू नो हम उसकी सिचुएशन को स्टडी करेंगे. हम उसके स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेंगे कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, किस सिचुएशन में बात की और उसने उस टाइप के वर्ड्स क्यों यूज़ किए. तो दैट वुड बी अवर मेन कंसर्न. ठीक है, तो अब अगर हम इसको फाइनली डिफाइन करें तो इट स्टडीज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द लिटरेरी लैंग्वेज एंड ट्राइज टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स दैट आर केपेबल ऑफ अकाउंटिंग पर्टिकुलर चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन द यूज ऑफ लैंग्वेज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम इस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसका हम एक रेफरेंस भी देंगे टू ऑथेंटिकेट आवर व्यू वे टू मच. और इसके रेफरेंस में हम ये कहेंगे कि इट इज़ फ्रॉम फोंटाना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट 1977 में ये पब्लिश हुई थी और इसका सेकेंड वर्जन जो था वो 1988 में पब्लिश हुआ था. तो ये हमारे पास इसका रेफरेंस आ जाएगा उस डेफिनेशन का. ओके, अब हम इसको अगर स्टाइलिस्टिक्स को सिंपल वर्ड्स में यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इन आवर वर्ड्स विदाउट एनी रेफरेंस तो हम ये कहेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज द वे इन विच द लैंग्वेज इज यूज्ड. ठीक है, कि उस तरीके को स्टडी करती है जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करें कि हमने एक सर्टेन तरीके से लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया, हमने वहाँ पे इसके बजाय इस तरीके से क्यों नहीं बात की. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि मेरा मूड ख़राब है तो अगर मेरे उसका एनालिसिस किया जाए मूड का या फिर मेरे स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि मैंने उस टाइम पे हार्श वर्डिंग ही क्यों यूज़ की, मैंने उस टाइम पे एक इंजॉयबल वे में क्यों जवाब नहीं दिया. ठीक है, तो दैट वुड बी द मेजर कंसर्न इन द स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस ऑफ माय वर्ड्स. ओके, इसको अगर हम एक और तरह से डिफाइन करें तो हम कहेंगे द स्टडी डिसिप्लिन दैट स्टडीज द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज इन यूज, कि एक लैंग्वेज जो यूज हुई है उसके स्टाइल को स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, स्टाइलिस्टिक्स.
ओके, अब स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास आगे दो तरह की आ जाती है, जनरल एंड मॉडर्न। जनरल स्टाइलिस्टिक्स में और मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स को हम आगे डिटेल में इसी वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स जो है हम यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स में है क्या कि ऐसी स्टाइलिस्टिक्स जिसमें अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। ओके, यानी कि हमारे डेली यूज़ में जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने मेरे मूड के अकॉर्डिंगली जब मैंने बात की तो उसके अंदर मेरी जो लैंग्वेज यूजेज है उसके ऊपर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के रूल्स को अप्लाई करने को हम मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स कहेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जर्नल लिंग्विस्टिक्स। जर्नल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब जर्नल लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डील करते हैं, लाइक व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज वेराइटी, यानी कि लैंग्वेज वेराइटी क्या है, कि लैंग्वेज वेरी कैसे करती है एज पर द सिचुएशन, एज पर द पर्सन, एज पर द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज स्टाइल एंड व्हाट आर स्टाइलिस्टिकल फीचर्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हमारे पास जर्नल लिंग्विस्टिक्स डील करती है। ओके, अब हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लिंग्विस्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मास्टर्स ऑफ द फील्ड। ओके, लैंग्वेज में इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जनरल लिंग्विस्टिक्स में हम किस चीज़ को डील करते हैं। जनरल लिंग्विस्टिक्स में वी डील विद द स्टडी ऑफ जनरल स्टाइलिस्टिक्स में, आज लिंग्विस्टिक्स को तो हमने कर लिया ना कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें डील होती हैं। जनरल स्टाइलिस्टिक्स में हम डील करते हैं स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। अब जनरल स्टाइलिस्टिक्स ये आ गई, इसके साथ साथ एक हमारे पास होती है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। अब लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास डील करती है द स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, जबकि जनरल स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास डील करती है स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ लिटरेरी वर्क। आई नो ये नेम से ऑपोजिट हैं एंड दिस वुड बी द सेम थिंग, कि इनको याद रखने के लिए यू कैन क्लू दैट आउट, लाइक जनरल स्टाइलिस्टिक्स जो है वो लिटरेचर को डील करता है एंड लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स ओवरऑल डील करता है, ठीक है। ओवरऑल द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज of various genres of literature. Okay, moving forward हम language के features की तरफ आते हैं। Language according to Ferdinand de Saussure, this is the most important term or the most important person in the field of linguistics, ठीक है। फर्डिनेंड डी सेशोर, इनके लेक्चर थे 1906 to 1911 तक इन्होंने लेक्चर्स दिए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। ऑफ कोर्स एनी टाइम जब हम वी आर ऑब्वियसली इन द 7th सेमेस्टर, तो यहाँ तक आने से पहले जब भी हमने फर्डिनेंड डी सेशोर की बात की, वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। तो साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड किसके साथ हैं, फर्डिनेंड डी सेशोर के साथ। ओके, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग फर्डिनेंड डी सेशोर ने ये कहा कि लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ साइंस, जिसमें हमारे पास एक साइन जो है वो हमारे पास सिग्निफायर और सिग्निफायर जो है वो सिग्निफाइड, ठीक है। इस तरह से इट वर्क्स इन अ सर्कल, यू नो। सिग्निफायर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई कंक्रीट कह सकते हैं हम, या विजिबल कह सकते हैं कैरेक्टर, लाइक अगर किसी साइन बोर्ड के ऊपर ऐसे वाला साइन बना हुआ तो दैट ऑब्वियसली मीन्स टू स्टॉप, ठीक है। और सिग्निफाइड क्या होता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कैसे होता है कि अब ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इसका किसी भी पर्सन, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वेरी कैसे करता है कि एक बंदे ने इसको एज अ स्टॉप का साइन लिया, एक बंदा इसको समझ ही नहीं पाया, किसी बंदे ने इसको कुछ और कंसीडर किया, लाइक इट इज
or the abstract idea in the mind of the person that we say is signified. ठीक है, for example अब sign signifier और signified के समझने के लिए हम कहते हैं, for example I said a word food item. Okay, I am asking all of you to think about a word food item. ठीक है, अब मैंने जैसे ही food item बोला, you people must have got a few ideas in your mind. Like किसी के दिमाग में food item से पिज्ज़ा आया होगा, ठीक है, किसी के माइंड में पास्ता आया होगा, किसी के माइंड में पेस्ट्री. ठीक है, अब दिस इज व्हाट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज व्हाट इज सिग्निफाइड. आई यूज दिस सिग्निफायर फूड आइटम. ठीक है, अब इस फूड आइटम के बाद ऑल दीज थ्री और वे टू मच आइडियाज जो आप सबके दिमाग में है, बिकॉज जितने माइंड्स उतने सिग्निफाइड. अब वो जो आइडिया आपके दिमाग में है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नो वन कैन सी दैट आइडिया, सो दैट इज द सिग्निफाइड ऑफ दिस सिग्निफायर. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सिग्निफाइड और सिग्निफायर का. तो फर्डिनेंड डी सेशोर के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस. लैंग्वेज एक साइंस का सिस्टम है ओवरऑल. इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म की, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लूमफील्ड ने, अच्छा बेसिक जो पर्सन था ब्लूमफील्ड, दैट वाज वी कैन से बिलोंगिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, वो कहता है कि लैंग्वेज इज अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स. ब्लूमफील्ड सेज दैट लैंग्वेज इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ हैबिट्स. ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो रही थी, तो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1900s. ठीक है, क्योंकि 1906 से 1911 तक सेशोर के लेक्चर्स थे, देन ब्लूमफील्ड. तो 1950s में जो हमारा बेसिक कंसर्न था ना, कि जिन पे रिसर्च हो रही थी, जिन पे वर्किंग हो रही थी, वो ये था कि मैन इज़ अ टॉकिंग एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग कैन टॉक एंड इज अ टॉकिंग एनिमल. एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ह्यूमन कैपेसिटी, कि ये ह्यूमन कैपेसिटी कितना इम्प्लीकेट कर सकती है, कितना ज़्यादा वर्क कर सकती है, ये हमारा बेसिक कंसर्न था इन द लेट 1950s. तो उसके बाद हमारे पास आई ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर. दिस transformative generative grammar is given by Noam Chomsky, and this is the most developed form of mentalism. मेंटलिज्म को मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर यानी कि TGG को समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज मेंटलिज्म. तो मेंटलिज्म जो है वो हमारे पास ये था कि पीपल सेड दैट ह्यूमन हैज सम इनेट कैपेसिटी. Innate means by birth. मेंटलिस्ट ये कहते थे कि ह्यूमन बीइंग के पास बाय बर्थ कैपेसिटी होती है टू जनरेट वर्ड्स. ठीक है, वो कैपेसिटी को जब हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर आउट करना होता है, यानी कि एक बंदे के दिमाग में बेसिक रूल्स हैं लैंग्वेज के, आपको सिर्फ उसके सामने एक लैंग्वेज का बेसिक इनपुट देना है. ठीक है, जिसको वो एज एन इनपुट यूज़ करने के बाद एक अनलिमिटेड आउटपुट क्रिएट करेगा, यानी कि उन रूल्स को या उस इनपुट को वो ट्रांसफॉर्म करेगा एंड वो जनरेट करेगा न्यू वर्ड्स को. ठीक है, तो दिस वाज ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं, ग्रामर कह सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू. ठीक है, तो इस बेसिक आइडिया का मतलब था कि टू ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग रूल्स एंड टू क्रिएट न्यू रूल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस. ठीक है, ये बेसिक आइडिया था, यानी कि पुराने रूल्स को ट्रांसफॉर्म करना और नए रूल्स जनरेट करने. ठीक है, तो वो इसके लिए नॉम चॉम्स्की ने ये कहा कि इट वाज कनेक्टेड विद द इनेट एंड इन्फिनिट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड. एज आई सेड कि इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड बाय बर्थ कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड के साथ कनेक्टेड था हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट गिवन बाय नॉम चॉम्स्की. और इट सीज लैंग्वेज एज द इनेट रूल, सिस्टम ऑफ इनेट रूल्स. क्योंकि ये कंसर्न्ड इस चीज़ से था, तो वो कहते थे कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इनेट रूल्स.
उसके बाद हमारे पास आया सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स एंड इट वाज गिवन बाय माइकल हेलिडे. इनका पूरा जो है MAK हेलिडे. इनके नेम की फुल फॉर्म was Michael Alexander Kirkwood Haliday. ये इनके नेम की फुल फॉर्म थी, माइकल अलेक्जेंडर किर्कवुड हेलिडे. ओके, ही सीज लैंग्वेज एज अ सोशल सिम्योटिक सिस्टम. यानी कि वो कहते थे, माइकल हेलिडे ये कहते थे कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द सोशल इंटरैक्शन. ठीक है, कि सोशल इंटरैक्शन यानी कि किसी भी पर्सन के सोशल रिलेशंस में, ठीक है, उसके बाद उसके कम्युनिकेशन में, उसके बाद उसके रिलेशन बिल्डिंग में या फिर सोशलाइजेशन में. वो कहते थे कि लैंग्वेज कहीं भी यूज होगी, इट वुड बी यूज्ड एज पर द फंक्शन. ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज इज कंसर्न विद फंक्शन व्हेन एवर इट इज यूज्ड. तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही एंड आई नो वीडियो इज़ गेटिंग लेंथी, तो बाकी चीज़ें वी विल बी डीलिंग इन द सेकेंड पार्ट. एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके सेकेंड पार्ट को भी देखें, बिकॉज स्टाइलिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में. एंड of course I will see you in the next video, and if you have any question and query about it या फिर आपको कहीं पे भी लगे कि I can improve something, so you can comment down below and for sure your responses and your questions would be entertained. Stay safe, stay tuned for the next videos, and I'll see you in the next one. Bye bye.